जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे यूरोप में ही अटक गए हैं। पूरे परिवार के साथ यूरोप में ही जम गए हैं और भारत आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। हालांकि उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी ने ये पूरा भ्रम फैलाने की कोशिश की कि उद्धव ठाकरे वापस आ चुके हैं, महाराष्ट्र में एंट्री कर चुके हैं। 4 तारीख को उद्धव ठाकरे आएंगे, 4 मई को उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र में आ जाएंगे, मातोश्री में आ जाएंगे। ये पूरा भ्रम फैलाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही इनकी पोल पट्टी खुल गई। 4 तारीख के बाद 5 तारीख 6 तारीख बीती और उद्धव ठाकरे गायब। मातोश्री में कोई नहीं दिख रहा है। मातोश्री में ना आदित्य ठाकरे, ना उद्धव ठाकरे की पत्नी, और जो इन्होंने भ्रम फैलाया था वो धीरे धीरे निकलकर सामने आने लगा कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे है ही नहीं, मातोश्री खाली पड़ा है। और ये सब झूठ था कि वो 4 तारीख को आ रहे हैं। इन्होंने भ्रम फैलाया था कि 4 मई को उद्धव ठाकरे आ रहे हैं। अब कोई आते ही तो मातोश्री से बाहर निकलकर बयान देना, दौरा करना शुरू तो नहीं करता है। कोई भी यात्रा करके आता है तो एक आध दिन आराम करता है, उसके बाद कुछ प्लानिंग होती है तो उस पर ये लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे अब एक दिन होने के बाद दूसरे दिन भी जब बाहर नहीं आए, कोई सुगबुगाहट नहीं, वही सवाल उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे कहाँ है। तो फिर ये बात पुष्टि हो गई कि उद्धव ठाकरे अब भी यूरोप में ही बैठे हैं और वो भारत नहीं आ रहे हैं। पूरा परिवार, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पत्नी और उनका छोटा बेटा, वो सब जो है ये यूरोप में इस वक्त घूम रहे हैं। भारत में यहाँ हिंदुओं की जान चली गई, भारत में इतना हंगामा हो रहा है, युद्ध की कगार पर देश पहुंचा हुआ है, मॉक ड्रिल चल रही है। यहाँ जब हर नेता कोशिश कर रहा है कि इस दुख के वक्त में वो जनता से जुड़ा रहे, जनता के करीब रहे, जनता की मदद करे, संबल दे, खुद को जो है पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर एक मजबूत नेता दिखाए। क्योंकि नेता जानते हैं कि अगर ऐसे मुश्किल समय में भी, ऐसे संवेदनशील समय में भी आप जनता के बीच नहीं रहे, लोगों से नहीं जुड़े, तो जनता आपको गायब कर देगी, जनता आपको भूल जाएगी। और उद्धव ठाकरे बिल्कुल यही करने में लगे हुए हैं। भ्रम तो फैलाया, लेकिन पोल पट्टी खुल गई कि अब 2 दिन बाद भी आप बाहर नहीं आएंगे। तो कब बाहर आएंगे? तो पता चला कि वो है ही नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे भारत आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे पर अब सवाल उठने लगे हैं, जो सवाल पहले नहीं उठ रहे थे, लेकिन अब वो सवालों की संख्या बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे करीब 21-22 तारीख को यूरोप गए थे और उनकी वापसी जैसे बताई गई कि 4 मई को आएंगे, लेकिन वो वापसी नहीं हुई। और वहीं राज ठाकरे उससे पहले गए थे, वो 29 तारीख की उनकी वापसी थी और 29 को वापस आ गए। वो महाराष्ट्र दिवस पर भी शामिल हुए थे उसके आयोजन में, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं आए। वो अब भी वहीं बैठे। एक तो पहलगाम के समय ये लोग विदेश में थे, अपनी पार्टी का गठबंधन, अपनी पार्टी का भविष्य, अपने बच्चों का राजनीतिक भविष्य तय करने में लगे हुए थे। वहां पर पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद भी इन्होंने अपनी यात्रा को इन्होंने छोटा नहीं किया, जल्दी वापस नहीं आए, वहीं बैठे रहे। उसके बाद तो महाराष्ट्र दिवस निकल गया, अब ऐसी स्थिति बन गई, तब भी ये विदेश में ही बैठे हैं। इनकी स्थिति देखिए राहुल गांधी जैसी है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो पता चलता है, बता दिया जाता है। हालांकि कभी कभी तो छुपा भी लिया जाता था, लेकिन जब एयरपोर्ट पे फोटो खींचने लगी और बाहर आने लगा तो ये लोग बताने लगे कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। लेकिन कब आते हैं पता नहीं चलता। दौरा बताया जाता है 2 दिन का और राहुल गांधी लगा के आते हैं 10 दिन। अब वो कब आए, कब 10 जनपथ में गए, जब तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई वीडियो नहीं बनेगा, वो कहीं सार्वजनिक तौर पर दिखेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कब आए? 5 दिन में आए, 7 दिन में आए, 10 दिन में आए, 20 दिन में आए, इसकी जानकारी तो घर के लोगों को और करीबी लोगों को होती है। तो उसी तरह का माहौल उद्धव ठाकरे के लिए भी क्रिएट किया गया था कि उसको लेकर पता न चले कि वो कब वापस आ रहे, चुपचाप जो है वापसी कर ले। लेकिन बात तो खुल गई है और ये सब करने की वजह वही है कि उनके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। मिलिंद देवड़ा ने पूछा कि ऐसे समय में जब पहलगाम जैसा हमला हुआ, पूरा देश दुखी है, उद्धव ठाकरे गायब है, उद्धव ठाकरे यूरोप के मजे ले रहे हैं, तो वो कब वापस लौटेंगे? और जबकि यहाँ पर जो सरकार में है हमारी, चाहे वो एकनाथ शिंदे हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस है या अजीत पवार हैं, महायुति मिलकर जो है वो लोगों की मदद करने में लगी हुई है यहाँ पर। और उद्धव ठाकरे, जो सवाल उनकी पार्टी तो हमसे कर रही है, लेकिन उनके नेता ही गायब है। इसी तरह से नीतीश राणे ने भी पूछा कि उद्धव ठाकरे कब लौटेंगे, बताएं भाई, आप हमारी बात तो कर रहे हैं लेकिन आपके नेता गायब हैं। जब ये सवाल उठने लगे हैं, मीडिया में छपने लगा है, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे को अब ये लग रहा है कि आप अगर वापस आते हैं, इनकी पार्टी में जो चल रहा है कि अगर इस वक्त एंट्री लेते हैं
तो फिर एयरपोर्ट पर ही माइक लेके पहुंच जाएंगे और फिर सवाल पूछने लगेंगे कि आप कहाँ थे, पहले क्यों नहीं आए। मिलिंद देवड़ा ये कह रहे हैं, नीतीश राणे ये कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि देश जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। तो उद्धव ठाकरे क्या जवाब देंगे, क्या कारण बताएंगे कि मैं तो पार्टी का अपना भविष्य बचाने गया था और यूरोप में, मैं यूरोप घूम रहा था। तो कारण बताना तो बड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए अभी मीडिया के सामने पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। वो भारत नहीं आए हैं और उसके यही कारण बताए जा रहे हैं। अब कोई और कारण हो सकता है, वो किसी और वजह से फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो फिर ये बात तो यूबीटी के नेता बता सकते हैं, लेकिन वो तो भ्रम फैलाने में लगे हैं कि उद्धव ठाकरे आ गए हैं। तो ये स्थिति इस वक्त यूबीटी के बीच में बनी हुई है कि इनके नेता सवाल उठाते हैं पीएम मोदी पर। संजय राउत जैसे नेता पीएम मोदी पर सवाल उठाते हैं कि देश के ऐसे हालात है, पीएम मोदी घूम रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं तो देश के अंदर ही तो जा रहे हैं, कम से कम यूरोप में तो नहीं बैठे हुए हैं। गृह मंत्री पर आरोप लगाते हैं, मॉक ड्रिल को लेकर हवाई खिल्ली उड़ाते हैं। तो इनकी पार्टी लेकिन ये जवाब नहीं दे पाती कि आपकी पार्टी के नेता, सबसे बड़े नेता, सुप्रीम लीडर आपके, वो क्यों नहीं है यहाँ पर। इसका कोई जवाब नहीं है। सबने जो है मुंह बंद कर लेते हैं इस सवाल के जवाब में, क्योंकि अब शर्म आती है, क्योंकि ऐसा मौका है और नेता गायब है। संजय राउत को छोड़ रखा है बयान देने के लिए, और इनकी पार्टी के अब दूसरे नेता क्या बोलेंगे। आपके नेता को बड़ा बयान देना चाहिए था, पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए था ऐसे समय में, लेकिन आपका नेता गायब है। एक वजह उद्धव ठाकरे के रुकने की भी हो सकती है कि यहाँ आके पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़ा तो फिर तो मुस्लिम वोट नाराज हो जाएंगे। इनका तो जो आजकल इनका कोर वोट बैंक बना हुआ है, जो इनको लगता है कि इनको जिता देगा, तो उस बीच में तो इनको तो मुश्किल हो जाएगी ऐसे में। और देखिए, जब उद्धव ठाकरे विदेश में है तो यहाँ महाराष्ट्र में अब बड़ी हलचल हो गई है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। चुनाव आयोग को 4 हफ्तों में अधिसूचना जारी करनी होगी और 4 महीनों के अंदर चुनाव कराने होंगे। अब स्थानीय निकाय चुनाव में बीएमसी का चुनाव भी होगा, जिला प्रदेश परिषद के चुनाव और भी दूसरे नगर निगम के चुनाव होंगे। और उद्धव ठाकरे की जो जान अटकी है, थोड़ी बहुत इनकी पार्टी की जान अटकी है, वो है बीएमसी चुनाव में, और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में है ही नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला चल रहा था, पूर्व मुख्य सचिव जयंत कुमार भाटिया की जो 2022 की रिपोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस रिपोर्ट में जो आरक्षण दिया गया था, इस रिपोर्ट से पहले की जो स्थिति है उसी के आधार पर अभी चुनाव होगा, क्योंकि ये जो आयोग ने जो सिफारिश की थी, जिस तरह आरक्षण देने की बात की थी, वो अभी विवादित है, वो मामला कोर्ट में है। तो ऐसे में जो पहले की स्थिति थी, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव होगा। अब यानी कि सिर पर बीएमसी चुनाव आ चुके हैं और इनकी पार्टी जो है वो अपने नेता की बाट जो रही है, इनके नेता बाट जो रहे हैं कि नेताजी आए, कुछ बोले, कुछ बयान दे, बताए कि क्या करना है, वरना तो सब बिखरे हुए हैं, रोज पार्टी खाली हो रही है, नेता पर नेता बाहर जा रहे हैं। और देखिए, इस बीच में संजय राउत ने तो जैसे यूबीटी का सौदा ही कर डाला है। उनके बयान देख लीजिए, यहाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी में वो है, लेकिन गुणगान कर रहे हैं किसका, राहुल गांधी का। राहुल गांधी को लेकर संजय राउत ने लगातार बैक टू बैक 2 बयान दिए हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे की तारीफ में भी इतना नहीं बोला होगा अभी तक जितना उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में बोल दिया। 2 बार तारीफ की है लगातार 2-3 दिनों के अंतराल में। संजय राउत ने पहली तारीफ जाति जनगणना पर की उद्धव ठाकरे को लेकर। जब जाति जनगणना कराने का सरकार ने फैसला लिया तो संजय राउत कहते हैं कि ये राहुल गांधी की जीत है। पूरा बहुजन समाज, दलित, ओबीसी समाज जो है वो राहुल गांधी को इसके लिए श्रेय दे रहा है। वो 10 साल से इसकी मांग कर रहे थे और ये उनकी जीत है। अब ये संजय राउत बोल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की मांग 10 साल से नहीं हो रही थी। ये मांग तो राहुल गांधी ने कोरोना के बाद करनी शुरू की है। कोरोना काल निकल जाने के बाद 2021-22 इसके बाद जो है इस मांग में इनकी तेजी आई है और इन्होंने इसको 2024 में इस्तेमाल किया। कहाँ ये 10 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन संजय राउत को तो तारीफ करनी है। दूसरी तारीफ इन्होंने की कि सिख दंगों को लेकर, 1984 के दंगों को लेकर जो राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक सिख युवक के जवाब में उन्होंने इसे गलती माना, इसे स्वीकार किया और कहा कि उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि वो गलत हुआ था, मैं ये मानता हूं। तो इस पर संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही साफ सुथरे और ईमानदार नेता है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, ये बहुत साहस की बात है और ऐसा नेता मिलना बड़ा ही दुर्लभ है और सौभाग्यशाली है हम कि हमारे देश में ऐसा नेता है।
इतनी बड़ी तारीफ तो कांग्रेस के नेता नहीं कर पाते हैं जितनी संजय राउत ने कर दी। ऐसा लगता है कि वो यूबीटी के नेता नहीं है संजय राउत, वो कांग्रेस के नेता हैं, वो राहुल गांधी उनके नेता हैं, इस तरह से बयान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि शरद पवार ने भी ये बात नहीं बोली, जो कि नेचुरल लाइंस में है कांग्रेस के साथ, फिर भी उन्होंने ये नहीं बोला। लेकिन संजय राउत ने सीधे सीधे राहुल गांधी की तारीफ की, क्योंकि देखिए संजय राउत जैसे नेता है, राज्यसभा की सीट के में ही इनकी जान अटकी रहती है। एक विधायक का, एक कॉर्पोरेटर का चुनाव भी इनकी जीतने की हैसियत नहीं है। ये लोग कहाँ जनता के बीच में जा पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे, इन्हें राज्यसभा की सीट का जुगाड़ करना होता है। इसीलिए ये सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं जिनको इनसे भाव मिलता है। अब भाजपा में तो इन्हें कौन भाव देगा, ये किसी काम के नहीं है। बाला साहेब ठाकरे तो इन्हें भाव दिया नहीं, तो इसलिए दूसरे खेमे में चले गए। शरद पवार जो है इनका इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस में इनका इस्तेमाल होता है उद्धव ठाकरे को बरगलाने के लिए, और इनको लगता है कि अब जब भी मुश्किल समय हुआ, उद्धव ठाकरे अगर इन्हें राज्यसभा नहीं भेज पाए तो शरद पवार और कांग्रेस के पास जाएंगे हाथ फैलाने के लिए, क्योंकि एक राज्यसभा की सीट तो इन्हें चाहिए, उसके बिना तो इनका खाना पानी कैसे चलेगा। तो ये उसी के जुगाड़ में लगे रहते हैं, इसीलिए ये कांग्रेस के चरणों में पड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा संभावना रखती है किसी को राज्यसभा भेजने की, सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में। अब हालांकि इनका 2028 तक का कार्यकाल है, पर अब भविष्य की तैयारी तो करनी पड़ती है, तो इसी में ये लगे रहते हैं। और इन्होंने यूबीटी को इस तरह से राहुल गांधी की पार्टी बनाकर रख दिया है। और यहाँ देखिए शरद पवार की भी पैरवी करने में लगे हैं। शरद पवार से मिले थे, अब अपनी किताब के विमोचन का निमंत्रण देने गए थे, लेकिन चर्चा, लंबी चौड़ी चर्चा हुई, और जब ये मिले उसके अगले ही दिन विनायक राउत जो है वो अजीत पवार को ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आकर सीएम बन सकते हैं। जबकि अभी ना तो ये सत्ता में है और ना ही बीजेपी जो है वो इस वक्त अल्पमत की सरकार में है, लेकिन इन्होंने ऑफर दिया क्योंकि सुगबुगाहट पैदा करनी है, महायुति में खलबली मचानी है, अजीत पवार के दिमाग में कुछ इंजेस्ट करना है, उनके नेताओं के दिमाग में कुछ डालना है। और ये सब किस लिए, जिससे शरद पवार को फायदा होगा। और किसको फायदा होगा, यहाँ उद्धव ठाकरे यूबीटी के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तारीफ राहुल गांधी की हो रही है और जो लॉबिंग की जा रही है वो शरद पवार के लिए की जा रही है। तो यहाँ पार्टी के जो इनके करीबी नेता है उद्धव ठाकरे के, विनायक राउत, संजय राउत जैसे नेता, वही उद्धव ठाकरे को भूल गए हैं। उद्धव ठाकरे विदेश क्या गए, इनकी पार्टी के नेता इनके अपने मुंह से उद्धव ठाकरे का नाम लेने से बच रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति इस वक्त यूबीटी की बनी हुई है, पार्टी बिखरी हुई है, नेता रोज जा रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर तो चल ही रहा है, और इस बीच में संजय राउत अपना ही खेल खेल रहे हैं, अपने ही जुगाड़ में लगे हैं, यूबीटी को अपनी भपौती समझ लिया है और उसे उठाकर शरद पवार और कांग्रेस के चरणों में रख दिया है। तो उद्धव ठाकरे को यहाँ संजय राउत से तो झटके मिल ही रहे हैं, भले ही विदेश में बैठे हैं, लेकिन संजय राउत का खेल चल रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए सबके बावजूद भी भारत जब भी वो लौटेंगे तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये सवाल तो उनके सामने, उनके बेटे के सामने रखा जाएगा कि खुद को आप हिंदुत्ववादी पार्टी कहते हैं, बाला साहेब ठाकरे के खुद को राजनीतिक वारिस कहते हैं, लेकिन आप जब हिंदुओं को आपकी जरूरत थी, जब भारत देश को आपकी जरूरत थी, जब एकजुट होने की जरूरत थी, तब आप विदेश में क्या कर रहे थे, तब आप विदेश में क्या आनंद ले रहे थे कि आपको देशवासियों के आंसुओं की भी आपके लिए कोई कीमत नहीं थी, आपको उससे कोई मतलब नहीं था। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।